मैं सास हूँ और तुम बहू। बहू, आज खाना मिल जाएगा क्या? 1:30 बज गए हैं, तुम्हें नहीं पता मुझे दवाई भी लेनी होती है। कमला जी ने आवाज़ लगाई। तभी अंदर से रागिनी अपने 8 महीने के बेटे बबलू को लेकर बाहर आई। बबलू रोए जा रहा था और रागिनी उसे थपकी देते हुए कमला जी से कहती है, मम्मी जी, बबलू की तबीयत लगता है ठीक नहीं है। कल रात से काफ़ी रो रहा है, इसलिए मेरी गोद से उतर भी नहीं रहा। आज किसी तरह मैंने खिचड़ी चढ़ा दी, कुकर बंद कर दी है। आप बस जब कुकर ठंडी हो जाए तो अपने और पापा जी का निकाल कर अचार के साथ खा लेना। रागिनी का इतना कहना हुआ ही था कि कमला जी उस पर बरस पड़ी और कहा, क्या? एक तो बनाई खिचड़ी, ये पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा हमें आज खिचड़ी खाना है या नहीं। ऊपर से न पापड़ न दही, कहती हो बस अचार से खा लो। हम इंसान हैं और इस घर के मुखिया, कोई मजदूर नहीं जिसे जो मन आया परोस दिया। बच्चे अकेले पूरी दुनिया में तुमने ही पैदा नहीं किया, मैंने भी जने हैं और घर परिवार भी संभाला है। अरे, तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया खुद लेकर खा लो। हमने जो अपने समय में अपनी सास को ये कह दिया होता ना, तो उसी वक्त घर से धक्का मार कर निकाल दिया होता। वो तो शुक्र मनाओ मैं ऐसी नहीं हूँ। यहाँ रखो बबलू को और जाओ हमारा खाना परोसो। रागिनी, मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तब से मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर सो भी नहीं रहा। लगता है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा इसे। कमला जी, हाँ, ये एक और तरीका है घर के कामों से भागने का। अरे बच्चा है, पेट में दर्द हो रहा होगा, एक हींग की पोटली बनाकर ज़रा नाभि के पास सिकाई कर दे, अभी शांत हो जाएगा। यूँ बात बात पर डॉक्टर के पास जाना है, ये बताना चाहिए तुम लोगों के बड़े मॉडर्न हो। पर याद रखो, जितना असरदार घरेलू नुस्खे होते हैं और कोई नहीं होता। जाओ इसे यहाँ रखकर, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। रागिनी जैसे ही बबलू को कमला जी के गोद में देने लगती है, बबलू और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पर कमला जी ज़बरदस्ती उसे लेकर रागिनी को वहाँ से जाने का इशारा करती है। रागिनी वहाँ से जाने लगती है, पर बबलू का यूं रोना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो रसोई में गई। सबसे पहले उसने अपने सास ससुर का खाना परोसा, फिर हींग की पोटली बनाकर ले आई और झट से आकर अपने बेटे को कमला जी के हाथों से लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। उसके इस रवैये से कमला जी गुस्से में अपने पति राम अवतार जी से कहती है, देखो कैसे लेकर गई बबलू को, जैसे मानो उसके बेटे को मैं खा जाती। मुझे तो हमेशा से ही पता था इसके मन में पाप है। ये नहीं चाहती कि इसका बच्चा इसके अलावा और किसी से घुले मिले, ताकि उसके बहाने बनाकर काम से बच सके। पर ये मुझे नहीं जानती, मैं भी इसकी सास हूँ। राम अवतार जी, बस यही तो दिक्कत है कमला, तुम बस इसकी सास हो, पर तुम एक औरत, एक माँ भी हो, ये बात भूल गई हो। कमला जी, क्या मतलब है आपका? राम अवतार जी, देखो, मैं औरतों के बारे में जितना जानता हूँ वो ये है कि एक औरत अपने पर हुए हर व्यवहार को एक समय के बाद भूल जाती है, पर वो कभी नहीं भूलती अपने गर्भावस्था और अपने दूध मुहे शिशु को बड़ा करने के दौरान अपने पर हुए व्यवहार को। आज वो तुम्हारी हर बात को मानने पर मजबूर है, क्योंकि उसे लगता है हम इस घर के मुखिया हैं। पर एक दिन ज़रूर आएगा जब हम बस बिस्तर पर पड़े इसकी सेवा की राह तक रहे होंगे, तब वो इस घर की मुखिया होगी और उस समय वो अपने पर हुए इस व्यवहार को याद कर हमारी सेवा को बस बोझ समझेगी। और कौन जाने, सेवा तो क्या, वो हमें पूछे ही ना।
फिर इस पर ही दोष लगाओगी। पर शायद तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि इस स्थिति का बीज रोपण तो कब का हो चुका था। कमला जी, आप और आपकी ज्ञान की बातें, ये तब कहाँ गया था जब आपकी माँ मेरे साथ यही सब करती थी। उन्होंने भी मुझे कम नहीं सताया था। राम अवतार जी, बस तुम औरतों की यही दिक्कत है। तुम सभी जानते हो कि तुम लोगों का ये रवैया गलत है, पर फिर भी तुम्हें यही करना है, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी यही हुआ था। किसी को ये ख्याल नहीं आता कि जो मेरे साथ हुआ वो अब और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कहीं पर किसी को तो ये बंद करना चाहिए। तभी तो आजकल रिश्तों में प्यार और अपनापन नहीं है, बस मन मुटाव और एक दूसरे के प्रति हिंसा भावना ही दिखते हैं। कमला जी, वाह क्या विचार है। पर ये सब आपने पहले कभी नहीं कहा। मुझे तो कभी नहीं लगा कि मैं इतना बुरा व्यवहार कर रही हूँ अपनी बहू के साथ। ये सब आपकी सोच है। ऐसे ही होते हैं हर घर में, तभी ये बहुएं काबू में रहती है, वरना तो फिर ये अपने मन के करने लगेंगी। और इसलिए तो ज़्यादातर बुजुर्गों को अपना बुढ़ापा वृद्ध आश्रम में बिताना पड़ता है, क्योंकि पहले से ही वो अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं। राम अवतार जी, गलत कर रही हो तुम। इसी की वजह से वृद्धाश्रम में भीड़ दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और तुम्हें लगता है ये तुम्हारे रोक टोक और कलेश में काबू में रहेगी। याद रखना, ज़्यादा खिंचाव हो जाता है तो धागा मजबूत नहीं टूट जाता है, और रिश्तों को कच्चे धागे की तरह होते हैं। अब मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम खुद ही समझदार हो। कमला जी राम अवतार जी के बातों को अनसुना कर बड़बड़ाते हुए चली गई और रागिनी को कुछ काम बताने उसके कमरे में जाने ही लगी कि रागिनी बबलू से कुछ कह रही थी। उसी को सुनने वो दरवाजे पर ही रुक गई जहाँ रागिनी बबलू से कह रही थी, चुप हो जा मेरे सोना, मम्मी आ गई है। अब वो आपको रुला कर कहीं नहीं जाएगी। हमारी तकलीफ़ कोई नहीं समझता बेटा। दादी को आपकी तकलीफ़ भी दिखाई नहीं देती, ना ही मेरी। पर मुझे पता है आप ऐसे ही नहीं रो रहे हो। पापा आ जाए फिर आपको ले चलूँगी डॉक्टर के पास। जब ये सब रागिनी बबलू से कह रही थी, बबलू भी मानो सब कुछ समझ रहा था। उसका रोना बंद था और वो बस अपनी माँ को एकटक देखे जा रहा था। ये सब देखकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि कहीं यही सही तो नहीं कह रहे थे। बहू को काबू में रखने के चक्कर में मैंने उस पर अत्याचार ज़्यादा तो नहीं कर दिया। पर जो भी हो, इसे यूं बच्चे से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये सोचकर वो हड़बड़ाकर अंदर आ गई और रागिनी से कहा, ये सब क्या जहर भर रही हो मेरे पोते के मन में। उसे ये बताना चाहती हो कि उसकी दादी बहुत बुरी है, पर क्या फ़ायदा। जब तक ये समझने लायक होगा उसकी दादी तो अच्छी बन चुकी होगी। रागिनी हैरान होकर कमला जी के इस बात को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी फिर कमला जी कहती है, हाँ, अब तक मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं समझती थी, या फिर यूँ कह लो जानबूझकर समझना नहीं चाहती थी। पर आज तुम्हारे पापा और तुम दोनों की बातों ने मुझे सच का आईना दिखा दिया। बहू, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगी और तुम्हारी मदद भी करूँगी। तभी पीछे से राम अवतार जी आकर कहते हैं, बहू, इसकी बातें रिकॉर्ड कर लो, और जो ये अपनी बात पर अमल ना करे इसे भेज देना वृद्धाश्रम। इस बात से कमला जी चिढ़ जाती है और राम अवतार जी और रागिनी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। धन्यवाद। रोनिता।